वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सोमवार को एक बार फिर सेंध लगने की घटना सामने आई है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम दौरे के दौरान उनकी उड़ान के रास्ते में काले गुब्बारे छोड़े गए। एसपीजी इसे बड़ी सुरक्षा चूक के तौर पर देख रही है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा में सेंध से इनकार किया है। मामले में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक हिरासत में है। दरअसल पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करने से जुड़े एक कार्यक्रम में जा रहे थे। विजयवाड़ा हवाई अड्डे से जब वह भीमावरम के लिए रवाना हुए तो उनकी उड़ान के रास्ते में काले गुब्बारे छोड़े गए। अगली बड़ी खबर, केंद्र बकाया दे तो झारखंड का हो जाएगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज़ादी के बाद से झारखंड में जमीन लेने वाली खनिज कंपनियों से राज्य को उसके हिस्से का मुआवजा नहीं मिला है। केंद्र सरकार के पास झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। अगर केंद्र सरकार यह राशि दे तो पूरे झारखंड का कायाकल्प हो सकता है। राज्य में बेहतरीन सड़क, आवास जैसी सुविधाएं लोगों को आसानी से मिलेगी। वे सोमवार को धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित परिसंपत्ति वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव के बुजुर्ग और महिलाओं को पेंशन दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती न केवल खनिज देती है बल्कि संघर्ष करने वाले नेता और आंदोलनकारी भी इसी धरती में जन्मे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 512 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। सीएम ने लगभग 350 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 161 करोड़ की 106 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। इस दौरान पोषण सखियों ने कार्यक्रम की नारेबाजी भी की। मानदेय नहीं मिलने से नाराज पोषण सखियों ने कार्यक्रम स्थल में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सीएम का विरोध किया। महिला पुलिस ने हंगामा करने वाली महिलाओं को शांत कराया। मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तब महिलाओं ने बीच सभा में उठकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इस हंगामे के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा। अगली बड़ी खबर, रांची में 141 दिन के बाद कोरोना मरीज की मौत। रांची में रविवार देर रात एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। मृतक और मांझी के रहने वाले थे। हालात गंभीर होने पर उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे संक्रमित मिले थे। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। रांची में महामारी की तीसरी लहर के बाद यह पहली मौत है। झारखंड में कोरोना के एक्टिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार तक राज्य भर में 344 सक्रिय संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में 18 जिले में कोरोना के एक्टिव मामले हैं। फिलहाल सिर्फ 6 जिले ही कोरोना से मुक्त हैं। पिछले 24 घंटे में की बात करें तो राज्य भर में 52 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 43 लोग स्वस्थ हुए हैं। एक की मौत हुई है, जिनमें देवघर, धनबाद, दुमका में एक कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 6, गुमला में 4, कोडरमा में 1, रांची में 23, सरायकेला में 14, सिमडेगा में 1 मरीज की पहचान पिछले 24 घंटे में हुई है। इधर संक्रमित की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, जांच का दायरा बढ़ाने का दिया निर्देश। अगली बड़ी खबर, मानसून की गतिविधि 10 जुलाई के बाद होगी तेज। झारखंड में आने वाले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। कुछ जिलों में से 1 से 2 दिन के अंतराल पर हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में बारिश को लेकर कोई सिस्टम नहीं बनने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इधर सिस्टम नहीं बनने से वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने लगी है, इसलिए धूप तीखी हो गई है और लोग उमस भरी गर्मी महसूस करने लगे हैं। सोमवार को मेदिनीनगर में शाम 5:30 बजे तक उच्चतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 32 और जमशेदपुर का 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 जुलाई से फिर से मानसून की गतिविधि में तेजी के आसार हैं। उस समय तक सिस्टम बनने के संभव हैं। एक बार फिर से बारिश और मात्रा में बढ़ोतरी हो। इधर झारखंड में मानसून की बेरुखी से धान की खेती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। धान की रोपनी शुरू तो हो गई, लेकिन मानसून की बारिश की कमी के कारण रोपनी की रफ्तार थम गई है। पिछले साल करीब 17.6 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। इस साल 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य है।
अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के सभी 81 विधायकों, 14 लोकसभा सांसदों और 6 राज्यसभा सदस्यों से राष्ट्रपति चुनाव में साथ देने की अपील की है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें सबका समर्थन चाहिए। देर शाम मुर्मू ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और समर्थन मांगा। सोमवार को द्रौपदी मुर्मू विशेष अभियान से रांची पहुंची। होटल BNR में द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में तकरीबन 2 घंटे तक एनडीए व समर्थक विधायकों की बैठक हुई। एनडीए विधायकों सांसदों को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि उन्होंने झारखंड में रहते हुए दलगत भावना से ऊपर उठ राज्यपाल के तौर पर काम किया। ऐसे में सभी पार्टियों से निवेदन किया कि उनका सभी का समर्थन करें। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 4 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे सहमति के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में पक्ष के साथ विपक्ष के विधायक सहयोग दें। इसमें विधायक अपने क्षेत्र हित व राज्य हित की समस्याओं को उठा सकते हैं। 2.5 साल का समय बचा है। बजट के आधार पर काम होता है। मानसून सत्र छोटा होने के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्व में भी इतने ही दिनों का मानसून सत्र होता था। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, ममता देवी, अंबा प्रसाद सहित आदि मौजूद थे। इधर गलत जानकारी दे प्रार्थी ने अदालत को किया गुमराह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी करीबियों के सेल कंपनी चलाने के मामले में सरकार ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। सोमवार को कैबिनेट विभाग के अधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद ने याचिका दायर कर प्रार्थी शिवशंकर शर्मा पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी ने सीएम की पत्नी और दूसरे रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनी के खिलाफ गलत जानकारी दी है। राज्य के उद्योग विभाग ने कंपनी को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 11 एकड़ जमीन आवंटित की थी, जिसे बाद में लीज रद्द कर दी गई। प्रार्थी ने कंपनी की पूंजी और जमीन आवंटन पर गलत शपथ पत्र दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी आधार पर आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा झूठे दस्तावेज जमा करने के बावजूद चतरा में ITI प्रतापपुर के निर्माण के लिए नीलम कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिया गया था। सरकार ने दावा किया कि कंपनी को टेंडर मिल गया था, लेकिन बाद में टेंडर कमेटी ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि कंपनी के अनुभव को सत्यापित नहीं किया गया था। अगली बड़ी खबर, आरक्षण के मामले में फैसला सुरक्षित। सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 14 जुलाई तक आदेश दिया जाएगा। इस संबंध में प्रार्थी भास्कर ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है, जबकि राज्य सरकार के पास प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का कोई नीति नहीं है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से पीटी परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया है। जहां तक कोटिवार परिणाम जारी करने की बात है तो यह विज्ञापन में ही लिखा गया था। उसी के अनुसार कोटिवार परिणाम जारी किया गया है। जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नियमानुसार निकला है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली बड़ी खबर, उर्दू भाषा का प्रश्न पत्र गलत देने पर जैक अध्यक्ष से मिला संघ। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल महासचिव अमीन अहमद के नेतृत्व में सोमवार को जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो से जैक कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर जैक अध्यक्ष को बताया कि 8वीं बोर्ड टर्म 2 परीक्षा 2022 के उर्दू विषय में 6 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हैं। बताया गया कि जैक की 3 जुलाई को 8वीं बोर्ड परीक्षा टर्म 2 उर्दू भाषा के प्रश्न पत्र में कुल 7 में से 6 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक पाठ्यक्रम के बाहर हैं, जबकि प्रश्न संख्या 7 निबंध लेखन सामान्य शीर्षक पर पूछे गए हैं। पाठ्यक्रम से अलग प्रश्न पूछे जाने के कारण बच्चों को काफ़ी कठिनाई हुई, जिससे ज़्यादातर बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। संघ ने मांग की कि 8वीं बोर्ड उर्दू विषय की परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा ली जाए। उर्दू विषय को अतिरिक्त विषय नहीं बनाकर मुख्य विषय में हिंदी व अंग्रेजी के साथ रखा जाए, जैसा कि पूर्व से होता आया है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के अनुकंपा पर बहाली को लेकर जारी हुआ पत्र।
पाराशिक्षकों की अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार सहायक अध्यापकों के कार्य की अवधि में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर निर्देश दिया गया है। इसे लेकर मृतक सहायक अध्यापक से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला अधिकारियों से की गई है। अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति के लिए होने वाली डीपीसी की बैठक स्थगित। झारखंड राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति देने को लेकर सोमवार को बैठक होने वाली थी। विभागीय प्रोन्नति समिति डीपीसी की प्रस्तावित बैठक राजस्व परिषद ने अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। सचिवालय सेवा के अवर सचिव से उप सचिव और उप सचिव से संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए बैठक की जानी थी। इन कर्मियों की सूची भी तैयार कर ली गई थी। निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र भी ले लिया गया था। इसके अलावा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी मांगी गई थी। अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों का धरना समाप्त। कृषक मित्रों का 14 दिनों से चल रहा धरना सोमवार को कृषि मंत्री की पहल पर समाप्त हो गया। कृषि मंत्री के साथ वार्ता में कृषक मित्रों का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष शशि भगत, प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह, सत्यानंद दुबे और अशोक यादव शामिल हुए। कृषि मंत्री बादल ने धरना समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार कृषक मित्रों को मानदेय लागू करने पर दृढ़ संकल्पित हैं। अगली बड़ी खबर, सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा अपना झारखंड। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की जा रही है, जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए विस्तृत नीति बनाई गई है। इससे झारखंड सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा। अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके तहत यूटिलिटी स्केल पर लगभग 3000 मेगावाट, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऊर्जा के अंतर्गत 720 मेगावाट और ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट के सोलर ऊर्जा प्लांट अधिष्ठापन का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा। इस वेब पोर्टल के जरिए किसानों को सोलर पंप सेट करने के लिए प्रारंभिक चरण में सोलर पंप के वितरण एवं स्थापना, संचालन एवं 5 वर्ष तक उसके रखरखाव की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अगली बड़ी खबर, शिल्पी नेहा तिर्की ने अंग्रेजी में ली शपथ। कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को झारखंड विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे झारखंड विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक और कांग्रेस की ओर से 5वीं महिला विधायक हो गई हैं। शिल्पी नेहा कांग्रेस की टिकट पर मांडर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीती हैं। यह सीट उनके पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई थी। सदन में अब कांग्रेस के अपने 17 विधायक हो गए हैं, जबकि जेवीएम से आए प्रदीप यादव भी कांग्रेस में हैं। उन्हें लेकर राज्य में 18 विधायक हो गए। वहीं कांग्रेस की विधायक शिल्पा नेहा तिर्की ने अंग्रेजी में शपथ ली। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वे 2024 में दोबारा जीत कर आएंगी तो कुड़ुक भाषा में शपथ लेंगी। वे बचे 2.5 साल में अपने पिता बंधु तिर्की के किए कामों को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगी। अगली बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में विधायकों के मुद्दे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मिला साथ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मंत्रियों की कार्यशैली पर विधायकों ने कई सवाल उठाए हैं। विधायकों ने स्पष्ट किया है कि 2.5 साल बीत चुका है और अब इससे भी कम समय रह गया है। अगर ग्रामीण सड़कें नहीं बनी तो चुनाव में मुश्किल हो सकता है। झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के कक्ष में आयोजित बैठक में विधायकों ने एक-एक कर मंत्रियों को घेरा। कृषि, स्वास्थ्य, वित्त से लेकर ग्रामीण विकास मंत्री पर काम नहीं करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, कुमार जयमंगल, राजेश कच्छप समेत अन्य विधायकों ने सवाल उठाए। वित्त मंत्री से विधायकों ने पूछा कि योजनाओं के लिए राशि देने में कहां दिक्कत आती है। विधायकों ने सरकार के कई निर्णय पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद उन्हें यह पता नहीं होता कि नई योजना
आ रही हैं। विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी साथ मिला। उन्होंने तल्ख रूप से कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को सरकार में रहने का दायित्व नहीं मिला है। अगली खबर, पलामू व लातेहार के 180 युवकों से नौकरी के नाम पर 3 करोड़ की ठगी। पलामू प्रमंडल के करीब 180 युवाओं से रोजगार के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। ठगी का आरोप जेएसयू इंडिया एजुकेशन ऑफ सोशल सर्विसेज यूनिट ऑफ जन शिक्षण संस्थान नामक संस्था के कर्ताधर्ता पर लगा है। ठगी के बाद संस्थान के कर्ताधर्ता फरार हैं। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ निवासी अमित बैठा, गढ़वा के खजुरिया निवासी सुरेंद्र कुमार रवि, लातेहार के बरवाडी के रंजन कुमार रवि सहित कई ने मेदिनीनगर शहर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी ने कहा कि जांच की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि जेएसयू इंडिया एजुकेशन ऑफ सोशल सर्विसेज यूनिट ऑफ जन शिक्षण संस्थान के प्रधान जिला सचिव पदाधिकारी यूपी के चंदौली निवासी सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यपालक सहायक रमेश पटेल और सुभाष कुमार सिंह ने 2021 में बैरिया चौक के समीप कार्यालय खोला। इसके बाद रोजगार देने के नाम पर पंपलेट से विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन के आधार पर 180 बेरोजगार कार्यालय पहुंचे। वहां सत्येंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 80,000 से 3.5 लाख देने पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। पैसे का अभाव बताने पर सभी को एपीओ के पद पर नियुक्त कर क्षेत्र में चल रहे सेंटर से कमीशन पर पैसे लाने के लिए नियुक्त किया गया। साथ ही कहा गया कि अगर क्षेत्र में 180 सेंटर खोल देंगे तब सर्वे ऑफिसर के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। अगली खबर, सावन में बाबा धाम के लिए धनबाद से प्रतिदिन खुलेंगी 10 बसें। 2 वर्ष के बाद इस वर्ष श्रावणी मेला लग रहा है। बाबा धाम में 14 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष धनबाद बस स्टैंड से प्रतिदिन 10 से 12 बसें चलाई जाएगी, जबकि प्रति रविवार को 15 से 20 बसों के परिचालन की तैयारी है। सावन में धनबाद से सुल्तानगंज के लिए सीधी बसें चलाई जाती हैं। बस संचालकों को भी सावन का बेसब्री से इंतजार होता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण श्रावणी मेला नहीं लगने से बस संचालकों में मायूसी छाई थी। बस ऑनर्स एसोसिएशन के संजय सिंह ने बताया कि श्रावणी मेले के लिए बसों के परिचालन को लेकर बस स्टैंड में बैठक की गई है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन औसतन 10 से 12 गाड़ी सुल्तानगंज को चलेगी। वहीं नन एसी बस का भाड़ा 500 रुपये होगा, जबकि एसी बसों के लिए 600 रुपये भाड़ा तय किया गया है। अगली बड़ी खबर, 7 प्रमुख मांगों के समर्थन में जलसहिया ने किया धरना प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश जलसहिया संघर्ष समिति के तत्वाधान में 7 सूत्री मांगों के समर्थन में विशाल रैली प्रदर्शन गोड्डा के गांधी मैदान में शुरू हुआ। शहर में प्रतिवाद मार्च निकालकर धरना में तब्दील हो गया। इस विशाल धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रभारी मनोज कुमार कुशवाहा कर रहे थे। इस प्रदर्शन में जिले के सभी प्रखंडों की जलसहिया ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य गीता मंडल ने मुख्य रूप से भाग ली। वहीं जलसहियाओं ने कहा कि 11 साल पहले जलसहिया की बहाली झारखंड सरकार ने पढ़ी लिखी महिलाओं को पंचायत स्तर पर जल नल योजनाओं में काम करने के लिए 3,000 मासिक वेतन के साथ साथ मोबाइल भत्ता के रूप में 200 और स्थानीय भ्रमण भत्ता के रूप में 800 रुपये मासिक देय होगा कहकर बहाली की, परंतु सभी कागजात में रह गए। झारखंड सरकार से अपनी हक और अधिकार की बात करती है तो हटा देने की धमकी महिलाओं को दिया जाता है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।